हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 8 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 का सेकंड पार्ट आज हम पढ़ाएंगे। ठीक है ना। हम लैंड रिसोर्स और सॉइल रिसोर्स को फर्स्ट पार्ट में समझ चुके हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फर्स्ट पार्ट का जो लिंक है वो डाल दूंगी, आप जाकर देख लीजिए, फिर आप सेकंड पार्ट देखिए तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो क्लास 8 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना। तो आज हम पढ़ेंगे वाटर रिसोर्स, नेचुरल वेजिटेशन, ये रिसोर्स और वाइल्ड लाइफ रिसोर्स के बारे में समझेंगे। और हम लैंड और सॉइल के बारे में समझ चुके हैं। तो वाटर रिसोर्स, जैसे कि आपको ही पता है, पानी, वाटर हमारे लिए कितना ज़रूरी है, कितना इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है। मैं नेचुरल रिसोर्स और मैन मेड रिसोर्स का डिफरेंस भी बता चुकी हूँ, पार्ट 1 में, आप जाकर समझ लीजिए। तो वाटर रिसोर्स हमारे लिए बहुत 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 ज़रूरी है। क्यों, आपको पता ही है। तो हमारे अर्थ को ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। इस हमेशा हम सुनते आ रहे हैं, बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि अर्थ इज़ अ ब्लू प्लैनेट, अर्थ इज़ कॉल्ड ब्लू प्लैनेट। पर अर्थ को ब्लू प्लैनेट क्यों कहते हैं, इसके पीछे रीज़न क्या है, ये भी समझने की कोशिश करिए। तो अर्थ को ब्लू प्लैनेट इसलिए कहते हैं, इसके पीछे रीज़न ये है कि जो अर्थ है, ये जो पूरा अर्थ का जो सरफेस है, तो ये पूरा हमारा जो प्लेनेट है, हमारा जो प्लेनेट है अर्थ, इसमें 3/4 जो एरिया है वो वाटर कवर करता है। जैसे कि थोड़ा सा यहाँ लैंड है, बाकी हल्का फुल्का लैंड है, ठीक है ना, जैसे कि लैंड है, बाकी जो इतना एरिया जो बच गया 3/4 एरिया, वो सिर्फ क्या है, वो सिर्फ वाटर कवर करता है। तो 3/4 एरिया जो सरफेस है हमारे अर्थ का, वो वाटर कवर करता है। इसीलिए हमारे अर्थ को नीला पृथ्वी कहा जाता है। ठीक है, नीला पृथ्वी, सॉरी, ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। ठीक है। तो आपको याद रखना है कि ब्लू प्लैनेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो हमारा अर्थ है उसका 70% सिर्फ पानी ही है, 70% वाटर कवर करता है, और 3/4 भी आप याद कर सकते हैं वाटर है। इस वजह से हम इसे कहते हैं ब्लू प्लैनेट। तो ओशन कितना कवर करता है, 2/3 अर्थ सरफेस कवर करता है ओशियन, जिसमें कि सलाइन वाटर होता है जो यूजलेस है, यानी कि जो नमक वाला पानी होता है जिसे हम यूज़ नहीं कर सकते। फ्रेश वाटर हमारे पास कितना है, 2.7 है। लेकिन ऐसा थोड़ी कि फ्रेश वाटर सारा हम यूज़ करते हैं, कुछ फ्रेश वाटर आइस के रूप में है तो हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना। तो हमारे पास यूज़ करने के लिए सिर्फ 1% है। आप समझिए कि हमारे पास इतना पानी है, अबंडेंस ऑफ वाटर है। हमारा जो अर्थ है, हमारा जो पृथ्वी है, वो पूरी तरह से सिर्फ पानी ही ज़्यादा है, 70 to 73% सिर्फ पानी ही है। लेकिन फिर भी वो यूजेबल नहीं है, वो स्लाइन और यूजलेस वाटर है। हम यूज़ कितना कर सकते हैं, 2.7, उसमें से भी हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि 2.4 और 2.7 में भी कोई थोड़ा बहुत यूज़ का होगा। ठीक है ना, किसी में कुछ केमिकल होगा, या फिर कोई आइस के रूप में होगा। तो हम यूज़ सिर्फ कर सकते हैं 1% ह्यूमन यूज़ फिट होता है, यानी हम 1% सिर्फ यूज़ कर सकते हैं। बाकी जो 70% पानी है वो आइस शीट्स है, ग्लेशियर्स में है, कोल्ड रीजन में है, जैसे कि अंटार्कटिका आपको पता है वो सिर्फ आइस का बना हुआ है। तो बहुत सारा जो हमारा जो वाटर है वो क्या है, वो बर्फ के रूप में है, तो हम उसे यूज़ नहीं कर सकते। हम सिर्फ कितना यूज़ करते हैं, 1% यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन आपको इतना याद रखना है कि जो पानी का वॉल्यूम है, जो हमारे अर्थ में जो पानी का वॉल्यूम है कि कितना पानी है, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। जैसे कि अगर 70% है, अरे वाह, जैसे कि अगर 70% है तो वो 70% ही होता है। इसके पीछे रीज़न क्या है, वाटर साइकिल। जैसे आपको पता है वाटर साइकिल की पानी है, ठीक है ना, पानी क्या होता है, वाटर क्या होता है, सनलाइट की वजह से इवापोरेट होकर ऊपर चला जाता है। उसके बाद यहाँ कंडेंस होके बन जाता है क्लाउड, फिर क्या हो जाता है, प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में रेनफॉल हो जाता है। तो ये प्रोसेस है, ये साइकिल चलते रहता है। इसीलिए बिकॉज ऑफ वाटर साइकिल, जो हमारा वाटर है उसका जो वॉल्यूम है, जितना वॉल्यूम यानी कि जो जितना पानी है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, वो हमेशा जितना है उतना ही रहता है। अब हम समझेंगे वाटर का यूजेस। आप बिना पढ़े भी समझ सकते हैं। सबसे पहले ड्रिंकिंग याद रखिएगा, क्योंकि पानी पिए बिना तो जीवन पॉसिबल ही नहीं है। तो ड्रिंकिंग के लिए और वॉशिंग, कुकिंग, बहुत सारी चीज़ें, एग्रीकल्चर के लिए, इंडस्ट्री, फॉरेस्ट, और हर एक चीज़ के लिए, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिसिटी हम जनरेट करते हैं पानी से, और इलेक्ट्रिसिटी यानी कि पावर हमारे लिए कितना ज़रूरी है। तो ये सब यूज़ है किसका, वाटर का। लेकिन जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है, आप देख रहे हैं कि पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो लैंड का भी यूज़ बढ़ रहा है, उसी तरह पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो पानी का भी शॉर्टेज हो रहा है। जितना जितना पॉपुलेशन बढ़ रहा है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ बन रहा है, उसके बाद बहुत ज़्यादा टाउन क्रिएट हो रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, लोग बढ़ रहे हैं, आबादी बढ़ रहा है, लोग ज़्यादा पानी पी रहे हैं, ज़्यादा पानी यूज़ कर रहे हैं, पानी वेस्ट भी कर रहे हैं। इस वजह से क्या हो रहा है, जो पानी है वो शॉर्टेज हो रहा है, पानी धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। बहुत बिल्डिंग्स बना रहे हैं हम, वाटर ड्राइंग अप हो रहा है, पानी सूख रहा है। उसके बाद क्या हो रहा है,
हम क्या करते हैं पानी में जैसे साफ़ पानी में अपना जो इंडस्ट्रीज़ होता है उसका जो गंदा डस्ट पानी होता है वो हम प्योर वाटर में डाल देते हैं, नदी में बहा देते हैं। उससे क्या होता है जो नदी का पानी है, जो वाटर है, वो बिल्कुल ख़राब हो जाता है, वो हमारे लिए बिल्कुल यूज़लेस हो जाता है। जैसे जैसे डिमांड फूड जैसे लोग बढ़ रहे हैं तो ज़्यादा लोग खाना खाएंगे, तो खाना बनाएंगे तो ज़्यादा पानी की ज़रूरत है। पॉल्यूशन बढ़ रहा है तो पॉल्यूशन से क्या हो रहा है, जैसे कि पॉल्यूशन सबसे मेन रीज़न है कि पानी ख़राब हो रहा है। जितने भी लोग हैं अपने घर का डोमेस्टिक जो जो मतलब जैसे जो नाला होता है या फिर जैसे जितने भी इंडस्ट्रीज़ है, फैक्ट्रीज़ है, उसमें जो भी वेस्ट जो होता है डिस्पोज़ल, वो क्या करते हैं लोग, डिस्पोज़ कर देते हैं कहाँ पे, रिवर में। उसका जैसे उसका जो बहाव होता है वो पूरा कहाँ कर देते हैं, रिवर में उसे बहा देते हैं। जो गंदा पानी होता है उसे रिवर में बहा देते हैं और रिवर को पूरी तरह से पोल्यूट कर देते हैं। ये भी एक रीज़न है कि वाटर शॉर्टेज हो रहा है। आप जाके यमुना रिवर देखिए, गंगा रिवर देखिए। जो गंगा हम कहते हैं हमारी नेशनल रिवर है और हम उसे गॉड मानते हैं, वो रिवर ख़त्म हो गया है, वो बहुत गंदा हो गया, वो यूज़ करने के लायक ही नहीं, इतना लोग उसमें गंदगी फैला रहे हैं। तो ये सब कुछ रीज़न है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, पानी का शॉर्टेज हो रहा है। तो प्रॉब्लम हो रहा है, पानी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और पानी हम धीरे-धीरे ख़राब भी कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए बहुत बहुत गलत हो रहा है हमारे साथ। तो सबसे ज़्यादा पानी के प्रॉब्लम्स कहाँ पे हो रहे हैं, सबसे ज़्यादा स्कार्सिटी कहाँ हो रहा है, पानी का कमी हो रहा है, अफ्रीका में हो रहा है, वेस्ट एशिया में हो रहा है, साउथ एशिया जैसे कि जहाँ हम लोग रहते हैं साउथ एशिया में, ठीक है ना। वेस्ट यूएसए में हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया में, मेक्सिको में, ये कुछ कंट्रीज़ है, ठीक है ना। कुछ रीज़न है जहाँ पे बहुत ज़्यादा ही पानी का प्रॉब्लम हो रहा है। तो हम बस कहते हैं कि हाँ, हम नदी को पोल्यूट मत करो, पानी को गंदा मत करो, पानी को कम यूज़ करो, नल को खुले मत छोड़ दो, ज़्यादा पानी इस्तेमाल मत करो, जितना पानी हो रहा है उतना ही यूज़ करो। पर हम कहते तो है, लेकिन हम पानी को कंज़र्व कैसे करेंगे, ये भी है हमारे पास कि हम पानी को कैसे बचाएँ। तो कुछ मेथड है जिससे आप पानी को बचा सकते हैं। पहला है वाटर हार्वेस्टिंग। अब वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है मैं आपको समझाती हूँ। बहुत अच्छी तरह समझाती हूँ, आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा। जैसे कि बारिश हुई, ठीक है ना। जैसे कि बारिश होती है तो आपके छत में पानी आ जाता है, तो आप छत के पानी को क्या कर सकते हैं, अपने कुएँ तक पहुँचा सकते हैं। तो वाटर हार्वेस्टिंग मतलब होता है कि जो रेनफॉल होता है, जो बारिश के पानी को हम बचा के रखते हैं, जो उसको स्टोर करते हैं, उसे कहते हैं वाटर हार्वेस्टिंग। बिल्कुल सिंपल है, हम कम से कम यूज़ कर सकते हैं। अगर हमारे 1 बाल्टी में काम हो जा रहा है तो हम 2 बाल्टी क्यों यूज़ करें, तो कम से कम यूज़ कर सकते हैं हम। अननेसेसरी पानी को यूज़ ना करें, जैसे कि पानी से खेलें ना हम। होली आता है तो लोग पानी से खेलने लगते हैं, या फिर कोई भी बच्चे होते हैं वो पानी से खेलने लगते हैं, नल को खुला छोड़ देते हैं। तो हमें क्या करना है, वाटर के यूजेस को कम करना है, अननेसेसरी पानी को बर्बाद नहीं करना है वैसे बिना मतलब का, ठीक है। जो भी पाइप है जिसमें लीकेज है, जिसमें पानी सीपेज हो रहा है, उसको रिपेयर करवा देंगे हम, तो उससे भी पानी जो वाटर है वो कंजर्व होगा, ठीक है ना। कभी कभी हम क्या करते हैं, पानी को हम ऐसे सीधा, अगर हम पानी को ऐसे खोलते हैं, जैसे कि अगर हम पानी को सीधा खोलते हैं और अपने कहीं पे ऐसे फील्ड है, वहाँ पे हम कुछ लगाए हुए हैं, वहाँ पे अगर हम पानी को डालते हैं तो सीधा डालने से क्या होता है ना कि ज़्यादा पानी वेस्ट होता है। तो हम क्या करेंगे, पाइप को ऐसे करके दबा देते हैं। आप तो जानते भी होंगे कि पाइप को अगर उसके जो माउथ है वहाँ पे अगर आप दबा देंगे तो ऐसे स्प्रिंकल करके पानी आएगा स्प्रिंकलर में। तो इससे क्या होगा, पानी का वेस्टेज कम होगा। हम क्या कर सकते हैं कि शावर का यूज़ नहीं कर सकते, बकेट में यूज़ करिए, शावर में पानी बहुत वेस्ट होता है। ये सब कहने की बातें लोग फिर भी करते हैं, लेकिन हमें चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या करें, पानी को कंजर्व करें, ठीक है। और क्या है कि हम वाटर को, सबसे मेन रीज़न है कि वाटर को पोल्यूट ना करें। जो हम नदी में जो अपना गंदा डिस्पोजल डाल देते हैं नदी में, उससे क्या होता है, नदी ख़राब हो जाता है, नदी ख़राब हो जाती है। इस वजह से क्या होता है कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होगा इन फ्यूचर। क्या करते हैं, हम डिस्चार्ज कर देते हैं। जो सीवेज होता है, जो एग्रीकल्चर केमिकल होता है, या फिर कोई इंडस्ट्रीज़ है, वो अपने वाटर बॉडीज़ को कहाँ पे डिस्चार्ज कर देती है, रिवर में डिस्चार्ज कर देता है। इस वजह से क्या होता है, जो पूरे तरह से रिवर गंदा हो जाता है। तो ये हो गया कुछ मेथड है जिससे कि छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटी छोटी, जैसे कहते हैं ना, बूंद बूंद से दरिया भरता है, नदी भरता है। तो उसी तरह धीरे धीरे ही हम क्या कर सकते हैं, पानी को कंजर्व कर सकते हैं। और कोशिश करिए कि पानी को कंजर्व करिए, बिना मतलब का पानी को यूज़ ना करें। नाउ कम टू दी अनदर नेचुरल रिसोर्स, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। हम अब तक क्या समझ चुके हैं, लैंड के बारे में समझ चुके हैं, सॉइल के बारे में समझ चुके हैं, वाटर के बारे में समझ चुके हैं। अब हम समझेंगे नेचुरल वेजिटेशन, जो पेड़ पौधे हैं और जो वाइल्ड लाइफ है, जितने भी जानवर हैं, पक्षी हमारे पास, उन सब के बारे में समझेंगे। ये भी हमारे लिए एक बहुत वैल्यूबल रिसोर्स है। तो नेचुरल रिसोर्स और वाइल्ड लाइफ रिसोर्स तभी एग्जिस्ट करता है, कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, बायोस्फेयर में। अब आपको समझना होगा कि बायोस्फेयर क्या होता है। एक होता है लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, और एक होता है एटमॉस्फेयर। तो एक रीजन है, ठीक है। यहाँ पे लिथोस्फेयर है यानी कि लैंड है, मेरे पेन अभी ख़राब होना है, जैसे कि लैंड है, ठीक है ना। एक है यहाँ पे जैसे लैंड है,
ठीक है। एक रीजन है जहाँ पे वाटर है, एक रीज़न है जहाँ पे एयर है। तो आप बताइए कि आप कौन से रीजन में रहना पसंद करेंगे। आप उस जगह पे रहना पसंद करेंगे जहाँ पे तीनों हो, क्योंकि आप लैंड में रहेंगे तो वाटर भी चाहिए, एयर भी चाहिए, सांस लेने के लिए, पानी पीने के लिए पानी चाहिए। अगर आप वाटर में रहेंगे तो एयर और लैंड आपको चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब है कि बायोस्फीयर उस जगह को कहते हैं जहाँ पे लैंड भी होता है, वाटर भी होता है और एयर भी होता है, उसे कहते हैं बायोस्फीयर। जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है, ठीक है, जहाँ पे जो लोग होते हैं, जहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ होती है और वेजिटेशन होता है, जो पेड़ पौधे होते हैं, जितने भी जानवर होते हैं, वो एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं और इंटरकनेक्टेड होते हैं और एक सिस्टम बनाते हैं और सिस्टम के साथ रहते हैं, उसे कहते हैं इको सिस्टम। यानी कि एक रीजन है जहाँ पे लैंड भी है, वाटर भी है और एयर भी है। उस रीजन में रहते हैं कौन? नेचुरल वेजिटेशन। हम भी रहते हैं, हम भी रह सकते हैं, हम बायोस्फीयर में ही रह सकते हैं, वहीं पर लाइफ पॉसिबल ही है। तो वेजिटेशन के लिए भी बायोस्फीयर ही चाहिए और वाइल्ड लाइफ के लिए भी, जानवर के लिए भी बायोस्फीयर ही चाहिए। जानवर को पानी भी चाहिए, लैंड भी चाहिए, एयर भी चाहिए, ठीक है। अब कंफ्यूज मत होइए, मैं फिर समझाती हूँ। जैसे ये रीजन है, तो ये रीजन में लैंड भी होना चाहिए, एयर भी हो और वाटर भी हो, तो इस रीजन को बोलेंगे बायोस्फीयर, इस स्फीयर को बोलेंगे बायोस्फीयर। यहाँ पे क्या होता है, जितने भी लिविंग थिंग्स है वो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। वाइल्ड लाइफ भी लिविंग थिंग हो गया, वेजिटेशन यानी कि पेड़ पौधे भी लिविंग थिंग हो गया, तो एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं और एक सिस्टम तैयार करते हैं, जो हमें मिलजुल के ये लोग रहते हैं, उसे कहते हैं इको सिस्टम। तो प्लांट्स के कुछ यूजेस है और एनिमल्स यानी बर्ड्स के कुछ यूजेस है, हम समझते हैं। तो ये हो गया नेचुरल वेजिटेशन के कुछ यूजेस है और नेचुरल वाइल्ड लाइफ के कुछ यूजेस है। तो प्लांट हमारी सबसे मेन है ऑक्सीजन, टिम्बर, शेल्टर जहाँ पे हमें छाँव देता है, हम घर बना सकते हैं, पेड़ को काट कर पेड़ के नीचे रह सकते हैं छाँव में। प्रोटेक्ट सॉइल को प्रोटेक्ट करता है, हम बता चुके हैं आपको, ट्रीज सॉइल को प्रोटेक्ट करता है, अपने जड़ से पकड़ के रखता है सॉइल को। फ्रूट्स मिलता है, मेडिसिन मिलता है, ऑयल, पेपर, ये सारी चीज़ कहाँ से मिलता है? हमें प्लांट से मिलता है। एनिमल से क्या मिलता है आप सब रीड कर लीजिएगा, सिंपल है, मिल्क, मीट, ऊल और बहुत सारी चीज़ें, हनी, बीज, ये सब, ठीक है, सारा कुछ याद कर लीजिएगा। एक और चीज़ याद रखिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट, वल्चर एक ऐसा बर्ड है जो डेड और डिकेइंग प्लांट्स और एनिमल्स को खाता है, जिसकी वजह से वल्चर ही एक ऐसा एनिमल है जो क्या है, वो स्केवेंजर्स को खाता है। जैसे कि स्केवेंजर यानी कि डेड और डिकेइंग, जो मर जाता है उसे खाता है कौन? वल्चर। उससे क्या होता है? इन्वायरमेंट क्लीन रहता है, क्योंकि जो भी डेड और डिकेइंग होता है प्लांट्स और एनिमल, वो कौन बर्ड खा जाती है? ये वल्चर, ठीक है, ये वल्चर खा जाता है सब, ठीक। तो ये एक इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है वल्चर के बारे में। बाकी प्लांट्स के यूजेस क्या है, एनिमल और बर्ड्स के क्या यूजेस है, आपको तो पता ही है, एक बार रीड भी कर लीजिएगा। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजिटेशन, अब हम पर्टिकुलर वेजिटेशन के बारे में समझेंगे, पेड़ पौधे के बारे में। तो कुछ होता है फॉरेस्ट यानी जहाँ बहुत घने जंगल होते हैं, कुछ होते हैं ग्रासलैंड जहाँ सिर्फ ग्रास होते हैं, कुछ स्क्रब्स होते हैं और कुछ तुंद्रा वेजिटेशन होते हैं। तो पहला क्या है कि जो ग्रोथ है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर और मॉइस्चर पे, यानी जहाँ पे मॉइस्चर ज़्यादा हो वहाँ पे ज़्यादा, जहाँ पे मॉइस्चर ज़्यादा हो वहाँ पे बड़े बड़े ट्रीज होंगे, ठीक है ना। जहाँ पे मॉइस्चर कम होगा वहाँ पे क्या होगा, ग्रासेस होगा। जहाँ पे टेम्परेचर अच्छा होगा तो वो डिपेंड करता है कि कौन सा वेजिटेशन यानी कौन से प्लांट को किस तरह टेम्परेचर चाहिए। तो जहाँ फॉरेस्ट है वहाँ अब अगर हमें फॉरेस्ट चाहिए तो वहाँ पे ज़्यादा रेनफॉल चाहिए, हमें ज़्यादा मॉइस्चर चाहिए। अगर ज़्यादा पानी आएगा तो ज़्यादा फॉरेस्ट, ज़्यादा ट्रीज ग्रो होंगे, तो वहाँ बड़ा सा घना सा जंगल होगा। अगर मॉइस्चर कम होगा तो ग्रासेस ग्रो होंगे, छोटे छोटे जो घास होते हैं ना वो ग्रो हो जाएंगे अगर कम पानी आएगा तो, ठीक है ना, जहाँ पे कम मॉइस्चर वाले लैंड होते हैं। ड्राई रीजन जहाँ पे रेनफॉल बिल्कुल कम होता है वहाँ पे श्रब्स और स्क्रब्स ग्रो होंगे, ठीक है ना। और कोल्ड रीजन में जैसे तुंद्रा वेजिटेशन होगा। कोल्ड रीजन में कौन सा टाइप के वेजिटेशन होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि कोल्ड रीजन में किस तरह के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। तो किस तरह के पाए जाते हैं? तुंद्रा, जैसे कि मॉसेस और लाइचन्स जैसे प्रोनाउंस कर सकते हैं, आई थिंक इट्स लाइचन्स, ठीक है। तो फॉरेस्ट में क्या होता है, हाई रेनफॉल होगा तो फॉरेस्ट होगा, अगर मॉइस्चर कम होगा तो ग्रास उगेंगे, अगर ड्राई रीजन होगा तो रेनफॉल कम होगा तो श्रब्स और स्क्रब्स ग्रो होंगे, और कोल्ड रीजन में तुंद्रा वेजिटेशन, ठीक है। इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन है वेजिटेशन का कि किस किस एरिया में। ऐसा नहीं कि हर जगह हर तरह के पेड़ पाए जाते हैं, बिल्कुल नहीं। वो किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे। जिसका ज़्यादा मॉइस्चर होगा वहाँ पे अलग टाइप के पेड़ उगेंगे, और जो माउंटेन रीजन में वहाँ पे अलग तरह के पेड़ उगते हैं। तो वो किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है कुछ फिजिकल फैक्टर पे। अब हमें समझना है कि फॉरेस्ट का क्या क्या यूज़ है, ठीक है ना। फॉरेस्ट के यूजेस क्या है? तो पहला है कल्टीवेशन, ठीक है ना। फॉरेस्ट ग्रेजिंग हम करवाते हैं, अपने जितने भी जानवर होते हैं उन्हें फीड करते हैं, कहाँ पे? फॉरेस्ट में ही। उसके बाद सुनामी अगर आ जाता है, अगर सुनामी आया तो फॉरेस्ट क्या करता है? उसे प्रोटेक्ट कर देता है। फॉरेस्ट यानी कि जितने भी पेड़ है फॉरेस्ट में। एक और इम्पॉर्टेंट, सॉइल इरोजन से हमें प्रोटेक्ट करता है कौन? फॉरेस्ट। अगर यहाँ पे जैसे अब मैं आपको डिफरेंस करके समझाती हूँ तभी आपको समझ में आएगा सॉइल इरोजन। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारा पेड़ है, ठीक है ना। यहाँ पे पेड़ नहीं है, तो यहाँ पे अगर क्या हुआ, फॉर सपोज फ्लड आया,
तो जितना भी पेड़ है वो क्या किया है, वो सॉइल को पकड़ के रखा है, तो सॉइल को इरोड नहीं होने देगा, बहने नहीं देगा। लेकिन यहाँ पे कोई भी फॉरेस्ट नहीं है तो सारा सॉइल को बहा के ले जाएगा। तो यही एक रीज़न है सॉइल इरोजन। कौन प्रोटेक्ट करता है? फॉरेस्ट में जितने भी ट्रीज होते हैं वो। और क्या काम आता है? टिम्बर हमें मिलता है, फॉरेस्ट से हमें टिम्बर मिलता है। उसके बाद हम डिफॉरेस्टेशन, पेड़ को काट कर कुछ बहुत सारी चीज़ें बना लेते हैं, जैसे कि फर्नीचर बना लेते हैं, और ये बहुत सारे यूजेस है, ठीक है ना। अगर फॉरेस्ट नहीं होगा, और फॉरेस्ट नहीं होगा तो एनिमल्स नहीं होंगे, ये भी बिल्कुल सिंपल बात है, क्योंकि फॉरेस्ट में ही एनिमल्स रहते हैं, उनका घर है, उनका हैबिटेट वही है, ठीक है। तो फॉरेस्ट नहीं होगा तो एनिमल्स नहीं होंगे। फॉरेस्ट में हम माइनिंग कर सकते हैं। ये सारे कुछ बात है, आप याद कर लीजिएगा, सारा कुछ ईजी है। अब हम समझते हैं कि अब हमारा ये लास्ट पॉइंट है, जो नेचुरल वेजिटेशन है, यानी जितने पेड़ पौधे हैं और जो नेचुरल वेजिटेशन है और जो वाइल्ड लाइफ है, जितने भी एनिमल्स हैं, उसे हम कैसे कंजर्व करें। यानी कि ख़त्म तो हो रहे हैं ना, हम फॉरेस्ट में आग लगा दे रहे हैं, उसमें मतलब फर्टिलिटी के लिए, उसको ज़मीन एक न्यू लैंड बनाने के लिए फॉरेस्ट को ख़त्म कर दे रहे हैं, या फिर बहुत ज़्यादा पेड़ काट रहे हैं अपने नीड के अकॉर्डिंग। तो क्या होता है, जितना हम फॉरेस्ट को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, यानी कि जितना फॉरेस्ट में लार्ज नंबर ऑफ कटिंग ट्रीज कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, उतना क्या हो रहा है, नेचर बिल्कुल ख़राब हो रहा है, और एनिमल भी धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं। आप देख सकते हैं कि बहुत तरह के एनिमल नहीं पाए जाते हैं अब। क्यों? क्योंकि उनको उस तरह का जो उनका रहने का जो उस तरह का जो उनका क्लाइमेट है वो उनको मिल ही नहीं रहा है। उनको जिस कुछ एनिमल है जिनको इस तरह का सराउंडिंग चाहिए, इस तरह का जो क्या कहते हैं उसे, एक मिनट, उस तरह का इन्वायरमेंट, वातावरण चाहिए कुछ एनिमल्स को, जो वो रह सकते हैं। तो कुछ एनिमल्स हैं, उनको अगर उस तरह का नहीं मिलेगा तो वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो धीरे धीरे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे एनिमल्स हैं वो धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, और उनके नंबर्स धीरे धीरे डिक्रीज होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, ठीक है। इसके पीछे एक और रीज़न है पोचिंग। पोचिंग बहुत एक मेन रीज़न है। क्या होता है पोचिंग की वजह से, क्या हो रहा है, पोचिंग यानी कि किसी जानवर को हम मार देते हैं, उसे पोचिंग कहते हैं, ठीक है ना। हम हंट कर देते हैं, उसे पोचिंग कहते हैं। क्यों हम हंट करते हैं? उसके स्किन के लिए, ठीक है ना, इलीगल ट्रेड करने के लिए। अगर हम एक टाइगर को पोचिंग कर ली, इसको पकड़ लिए, हंट कर लिए, तो वो हम उसे बेच सकते हैं। उसके तीत के लिए मैं आपको बता देती हूँ, एलिफेंट के तीत बहुत महंगे और बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, आइवरी तीत कहते हैं उन्हें। तीत के लिए, उनके हॉर्न्स के लिए, यानी उनके सिंग के लिए, नेल्स के लिए। तो ये सब कुछ यूजेस होते हैं जो एनिमल में हमें मिलता है, लेकिन ऐसा थोड़ी कि अगर हमें चाहिए तो हम उसे मार दे। तो पोचिंग बिल्कुल गलत है, बिल्कुल इलीगल है, और इंडिया में पोचिंग आप नहीं कर सकते, बिल्कुल इलीगल है। तो पोचिंग करने की वजह से क्या हो रहा है, धीरे धीरे जितने भी एनिमल्स हैं वो ख़त्म होते जा रहे हैं। तो हम दो रीज़न है जिससे एनिमल्स धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं। पहला है फॉरेस्ट को हम बहुत ज़्यादा मिसयूज़ कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, और सेकंड रीज़न है पोचिंग। जितना ज़्यादा हम हंट करेंगे, एनिमल्स को मारेंगे, उतना ज़्यादा एनिमल्स धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे। तो चार मेथड है जिससे कि हम वाइल्ड लाइफ और वेजिटेशन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो पहला है कंजर्वेशन का, पहला है कि हम नेशनल पार्क बनवा सकते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनवा सकते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व बनवा सकते हैं टू प्रोटेक्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब समझाती हूँ। नेशनल पार्क, हम एक पार्क बना देते हैं जहाँ पे बहुत सारे जो वेजिटेशंस है वो हम लगा देते हैं, और बहुत सारे एनिमल्स को वहाँ रख देते हैं, जिससे क्या होगा कि जो एनिमल्स होंगे उनको कोई हंट नहीं करेगा, उनका अच्छा से हमें अच्छे से उन्हें प्रोटेक्ट करना है। उससे क्या होगा, जो एनिमल्स है वो प्रोटेक्ट रहेंगे। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बना देते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज मतलब होता है जहाँ पे एक पर्टिकुलर टाइप के एनिमल्स को रख देते हैं, जैसे कि टाइगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, जहाँ पे बहुत सारे टाइगर को हम रिजर्व करके रखते हैं, कंजर्व करके रखते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व बना सकते हैं, जहाँ पे अलग अलग एनिमल्स को रखा जाता है, उसको वहाँ पे प्रोटेक्शन दिया जाता है। तो ये तीन है, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व। इससे क्या होगा कि प्लांट्स और एनिमल्स कंजर्व रहेंगे, वो बचे हुए रहेंगे, उनको एक्सटेंड नहीं करेगा, कोई मारेगा नहीं। सेकंड टेक्निक है अवेयरनेस प्रोग्राम्स। अवेयरनेस प्रोग्राम्स मतलब होता है कि हम कुछ प्रोग्राम बनाएंगे और उसे अवेयर करेंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे, लोगों को जागरूक करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आप एनिमल को हंट ना करें। तो सोशल फैक्ट्री हम कर सकते हैं, जैसे कि हम लोगों तक पहुँचा सकते हैं। जैसे मैं एक प्रोग्राम बना रही हूँ कि आज से हम एलिफेंट को हंट नहीं करेंगे। एलिफेंट तो स्पेशली हंट करना मुश्किल है, पर टाइगर हंट नहीं करेंगे, ठीक है। तो टाइगर हंट नहीं करेंगे, तो ये तो मुझे पता है, पर बहुत सारे लोग हंट कर रहे हैं। तो मैं लोगों को जाकर कहूँगी कि टाइगर धीरे धीरे इंडिया से ख़त्म हो रहा है, टाइगर हमारा नेशनल एनिमल है, वो अगर ख़त्म हो जाएगा तो फिर क्या ही हमारा रिस्पेक्ट रहेगा। जब नेशनल एनिमल ही ख़त्म हो जाएगा तो हम तो बिल्कुल फेल हो गए अपने एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने में। तो हम लोगों को जागरूक करेंगे कि आप मत हंट करिए। तो इस तरह से। तो एक और है वन महोत्सव, एक फेस्टिवल टाइप का बनाया जाता है। वन महोत्सव एक फेस्टिवल कह सकते हो, आप प्रोग्राम कह सकते हो। इसमें क्या होता है कि 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक पूरा एक वीक का ये फेस्टिवल होता है, जिसमें 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक हमें क्या करना है, सिर्फ पेड़ लगाना है। इससे क्या होगा, लोगों को एनकरेज करना है। वन महोत्सव एक
हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा वन महोत्सव लोगों तक फैलाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वन महोत्सव में हम पूरा 1 वीक, पूरे 1 साल में 1 वीक हम सिर्फ पेड़ ही लगाएंगे, 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक। इससे क्या होगा, लोग एनकरेज होंगे और लोग देखेंगे कि अरे हाँ, वन महोत्सव एक एक प्रोग्राम की तरह है, तो चलो सब लोग उसे मना रहे हैं तो हम लोग ही मनाएंगे। तो ये एक फेस्टिवल की तरह मनाया जाता है वन महोत्सव। ठीक है, वन महोत्सव ये एक 1 वीक का फेस्टिवल होता है जिसमें पेड़ लगाया जाता है। थर्ड है, हम स्कूल के बच्चों को या फिर कॉलेज के बच्चों को अच्छे अच्छे नेचर कैंप्स में लेके जा रहे, उनको समझाएं कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ वाइल्ड लाइफ और क्या है इंपॉर्टेंस नेचुरल वेजिटेशन का। हम स्कूल में बताएं बच्चों को कि हमारे लिए पेड़ कितना ज़रूरी है, हम पेड़ काटते जा रहे हैं तो हमें फ्रेश एयर नहीं मिल रहा है, हमें बहुत सारी चीज़ों के बहुत सारा प्रॉब्लम को सामना करना पड़ा, बहुत सारे प्रॉब्लम्स के सामना करना पड़ रहा है। ठीक है ना? तो हम स्कूल में बताएं बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को समझाएं कि पेड़ नहीं काटना चाहिए। तो उससे भी क्या होगा कि बच्चे अवेयर होंगे, वो बड़े होंगे, फिर वो अपने आप और अपने फैमिली में बताएंगे, वो लोग और ज़्यादा स्प्रेड करेंगे बातों को। तो उससे भी क्या होगा कि जो इससे कंजर्व होगा। फोर्थ है लॉ, हम कानून बना सकते हैं कि अगर जैसे इंडिया में कानून है कि अगर आप टाइगर को मारेंगे तो हाँ इतना पर्टिकुलर ईयर के लिए आपको जेल हो जाएगी या फिर इतना आपको फाइन भरना पड़ेगा। तो अगर हम कानून बना देंगे कि हाँ अगर आप डियर को मार देंगे, जैसे कि सलमान खान ने डियर को मार दिया था, ठीक है, हिरन को मार दिए थे सलमान खान, तो उनको जेल हो गया था। तो इस तरह के अगर हम कानून बना देंगे तो उससे क्या होगा, लोग जागरूक होंगे और डरेंगे कि अरे भाई कानून है, हम उस कानून को नहीं तोड़ सकते हैं। तो क्या होगा, कोई भी कंट्री को कानून पास कर देना चाहिए कि आप इलीगल ट्रेड नहीं कर सकते, यानी कि आप ऐसा नहीं कि आप इंडिया से बाहर बेच रहे हैं, शेर बेच रहे हैं और बहुत सारे एनिमल्स बेच रहे हैं तो ये इलीगल ट्रेड नहीं कर सकते। आप हंट नहीं कर सकते, अगर आप मार देंगे कोई जानवर को तो आपको जेल हो जाएगा। तो इस तरह से क्या होता है कि हम क्या कर सकते हैं कि बहुत सारे जानवर और बहुत सारे ट्रीज और अपने फॉरेस्ट को कंजर्व कर सकते हैं। जैसे कि आज के टाइम पे आप ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ कटिंग ट्रीज नहीं कर सकते, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ को काट रहे हैं तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी क्योंकि इसको इलीगल माना जाता है। ठीक है, जैसे कि इंडिया में लायन, टाइगर, डियर्स, बस्टार्ड एंड पिकॉक, पिकॉक हमारी नेशनल बर्ड है और टाइगर नेशनल एनिमल है। इसके बावजूद भी कुछ एनिमल्स हैं जिसे बैन हो गया है, जिसे हंट आप नहीं कर सकते। तो ये सिर्फ कहने की बात है, आप लोगों तक अवेयरनेस फैलाएं, लेकिन लोगों तक अवेयरनेस फैलाने से भी कुछ नहीं होगा जब तक लोगों के अंदर ये खुद नहीं आएगा कि हमारा ड्यूटी है, हमारा ड्यूटी है कि हमें कंजर्व करना है। ये हमारा एक फंडामेंटल ड्यूटी है कि हमें अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है। इन्वायरमेंट में ये सब आ जाता है, जानवर, पेड़ पौधे। तो ये हमारा ड्यूटी है कि हमें अपने इन्वायरमेंट को, हमें अपने लैंड को, सॉइल को, वाटर को और नेचुरल वेजिटेशन हो, वाइल्ड लाइफ हो, इसे हमें प्रोटेक्ट करना है। हम अगर प्रोटेक्ट करेंगे तो हमारी जो आने वाली जनरेशन होगी वो भी उस एनिमल्स को देख पाएंगे। अगर हम प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो वो एनिमल ही ख़त्म हो जाएगा। तो ये है कुछ बात, ये था एक आपका सिंपल सा प्यारा सा चैप्टर, बहुत ही अच्छा चैप्टर है और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। So your chapter is completed and I hope everything is clear to you all and thank you very much. Jai Hind.